हेलो दोस्तों। हाँ भाई दिनेश गुड मॉर्निंग। परमजीत नमस्कार। परविंदर जय हिंद, कैसे हो? ड्यूटी सही चल रही है? नमस्ते भाई रवीना। राम राम भाई, राम राम परमजीत। ठीक है भाई, सारे आगे होंगे ऑनलाइन। करते हैं स्टार्ट वीडियो आज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन तक में। मैं लोकेश बंगालिया, जीके फैकल्टी। आज आपको इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, इतिहास इतिहास लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है, इति प्लस में हास। इति का मतलब होता है दोस्तों बीता हुआ, और हास्य का मतलब होता है समय। बीते हुए समय को क्या कहा जाता है दोस्तों? इतिहास कहा जाता है। और इतिहास जिसका हमें लिखित में वर्णन मिले और जिसे पढ़ा जा सके उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास के पितामह दोस्तों हेरोडोटस को माना जाता है। तो इतिहास को हम दोस्तों तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो इतिहास होता है अपना, तीन भागों में बांटते हैं इसको। पहला जो अपना पार्ट आता है वो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा अपना जो भाग आता है इसका मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन। और जो तीसरा भाग आता है इसका अपना, वो होता है दोस्तों आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। तो तीन भागों में बांट दिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का जो समय होता है दोस्तों वो अपना होता है 600 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 712 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। जो अपना मध्यकालीन इतिहास होता है उसका टाइम पीरियड 712 से शुरू होकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक माना जाता है दोस्तों। अगला जो अपना आधुनिक आता है वो 1707 से लेकर दोस्तों वर्तमान काल के समय तक ही आधुनिक कहलाता है। 1707 से वर्तमान तक के समय को ही दोस्तों इतिहास कहा जाता है। आज के पेपर के पैटर्न को देखते हुए दोस्तों सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है अपना वो आता है मध्यकालीन इतिहास में से दोस्तों। आज की वीडियो में हम मध्यकालीन से शुरू करेंगे दोस्तों, क्योंकि कितने भी पेपर होते हैं उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको मध्यकालीन से जरूर मिल जाएंगे। और आज हम शुरू करते हैं आपके 4 से 5 नंबर पक्के करने। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत अभी बताया मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी। अब भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण दोस्तों अरबों के द्वारा किया गया। अरबों की तरफ से नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम कर रहा था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पहला विदेशी आक्रमण भी दोस्तों, पहला विदेशी आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया दोस्तों। कब किया गया? तो 712 ईस्वी में किया गया दोस्तों। और जो अरबों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, अरबों की तरफ से नेतृत्व मोहम्मद बिन
कासिम कर रहे थे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम कर रहे थे। अब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में दोस्तों सिंध पर आक्रमण किया और उस समय सिंध का जो शासक होता था वो दाहिर होता था दोस्तों, और दाहिर के पिता का नाम चच होता था। तो सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया दोस्तों, और उस समय सिंध पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक दाहिर को माना जाता है, शासक दाहिर को माना जाता है दोस्तों, और दाहिर के पिता का नाम होता है चच। और इस आक्रमण के दौरान मोहम्मद बिन कासिम के हाथों दाहिर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। मृत्यु दाहिर की मोहम्मद बिन कासिम के हाथों। अब मृत्यु होने के बाद अब इनका उद्देश्य क्या होता था दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने का। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था सोने की चिड़िया? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सोना होता था, और ये बात दोस्तों विदेशों में फैल चुकी थी कि भारत में सबसे ज्यादा सोना है। और विदेशी लोगों ने सोचा अगर ये सोना हमारे देश में आ गया तो हमारा देश अमीर हो जाएगा। इस कारण सबसे ज्यादा आक्रमण भारत पर होते हैं दोस्तों। और दूसरा जो आक्रमण कारण करने का होता था वो था, ये लोग मुसलमान होते थे और मुसलमानों में इस्लाम धर्म होता है, और इस कारण वो सभी लोगों को मुसलमान बनाने के चक्कर में रहते थे। तो पहला जो अपना मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, धन को लूटना, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना होता है दोस्तों। अब जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने के लिए आया तो दोस्तों अपने साथ 3 चीजें लेकर आया था दोस्तों, और वो 3 चीजें क्या थी? तो पहली जो चीज थी वो थी दोस्तों वो थी ऊंट की प्रजाति, ऊंट की प्रजाति दोस्तों। और दूसरी जो अपने साथ वस्तु लेकर आया था उसे खजूर की खेती, और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों वो था अपना जजिया कर। अपने साथ एक कर लेकर आए थे दोस्तों। कौन सा कर था वो? जजिया कर था दोस्तों। अब जजिया कर होता क्या था दोस्तों? तो जजिया कर वो कर था जो हिंदुओं से लिया जाता था उनकी रक्षा के लिए। तो किसके द्वारा लागू किया गया? तो जजिया कर भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लागू किया गया, और भारतीयों को कहा गया अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी अड़चन आएगी तो दोस्तों उसका सामना सबसे पहले मैं करूंगा। तो इसके द्वारा अब याद न रहे तो दोस्तों कैसे करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए आना था, तो दोस्तों लंबा सफर होने के कारण पैदल तो आ नहीं सकता था। किसके ऊपर बैठकर आ रहा था दोस्तों? ऊंट के ऊपर बैठकर आ रहा था। लेकिन रास्ते में आया तो उसको भूख लगती है, तो दोस्तों खाता क्या है? खजूर खाता है। और उसको पता था कि भारत पर शासन करना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए अपने साथ कौन सा कर लेकर आया दोस्तों? जजिया कर। और जजिया कर मुसलमानों को छोड़कर सभी से लिए जाने वाला कर होता था। अब
पूछेगा विदेशी आक्रमण अरबों के द्वारा कि अरबों कि मोहम्मद बिन कासिम को किसने कहा था कि भारत पर आक्रमण कर। तो मोहम्मद बिन कासिम के चाचा थे जिसका नाम अल हजाज था। अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि भारत पर आक्रमण करना है। तो किसके द्वारा? अल हजाज के नेतृत्व में दोस्तों, अल हजाज के नेतृत्व में दोस्तों सिंध पर आक्रमण किया गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो दोस्तों बताओ, फिर आगे चलते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं। अब पूछ ले दोस्तों कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण की बात करें तो क्या नाम बताओगे? अरबों के द्वारा। और पूछ ले कि पहला मुस्लिम आक्रमण भी किन के द्वारा हुआ? तो भी अरबों के द्वारा ही हुआ था। यह तो था पहला आक्रमण। अब भारत पर दूसरा आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो दोस्तों भारत पर जो दूसरा आक्रमण था वो तुर्कों के द्वारा किया गया। अब हम पढ़ेंगे तुर्क साम्राज्य। तुर्क साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 932 में अल्पतकीन के द्वारा की गई। और अल्पतकीन के द्वारा करने के बाद, स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी गजनी को बनाया गया दोस्तों। तो तुर्क साम्राज्य की स्थापना, तुर्क साम्राज्य की स्थापना अल्पतकीन के द्वारा अल्पतकीन के द्वारा 932 ईस्वी में की गई दोस्तों। और इन्होंने अपनी राजधानी दोस्तों गजनी को बनाया। अब अल्पतकीन की मृत्यु के बाद इनका जो दास होता है दोस्तों, जो इनका बाद में दामाद बनता है, उसका नाम होता है सुबुक्तकीन। मृत्यु के बाद, अल्पतकीन की मृत्यु के बाद अगला जो शासक होता है वो बनता है, अगला शासक जो बनता है दोस्तों उसका नाम होता है सुबुक्तकीन दोस्तों। अगला जो शासक बनता है वो होता है सुबुक्तकीन। और सुबुक्तकीन अल्पतकीन का पहले दास होता है और वो बाद में इसका क्या बन जाता है दोस्तों? दामाद बन जाता है। अब अल्पतकीन अब सुबुक्तकीन के बाद दोस्तों, सुबुक्तकीन का एक पुत्र होता है जिसका नाम आप सभी ने सुना है, महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो अगला जो शासक बनता है तुर्क साम्राज्य का वो बनता है महमूद गजनवी। अब सुबुक्तकीन के बाद जो अगला शासक बनता है, अगला शासक बनता है दोस्तों महमूद गजनवी। दोस्तों अरबों में इनमें सबसे प्रमुख जो आक्रमणकारी हुआ था तुर्कों में, वो सबसे प्रमुख था महमूद गजनवी। और दोस्तों महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 को हुआ था। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 को दोस्तों हुआ था। और इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो सीधा क्वेश्चन बनता है, भारत पर 17 बार
आक्रमण किया 1000 ईस्वी से लेकर 1028 ईस्वी के बीच में दोस्तों। अब हम इनके आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से दोस्तों। तो शुरू करते हैं अब इनके आक्रमण। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों महमूद गजनवी ने भी भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे दोस्तों। तो इनका भी उद्देश्य क्या था महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का? तो इनका भी उद्देश्य वही था जो पहले था, धन को लूटना और दूसरा दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार करना दोस्तों। अब महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण की बात करें तो 1000 ईस्वी में दोस्तों पेशावर पर किया जाता है। 1000 ईस्वी में दोस्तों पहला आक्रमण पेशावर पर किया जाता है। अब 1000 ईस्वी के बाद जो इसका दूसरा आक्रमण होता है दोस्तों वो 1001 ईस्वी में किया जाता है। 1001 ईस्वी में किया जाता है दोस्तों। कहां पर किया जाता है? पंजाब पर किया जाता है दोस्तों। और जो पंजाब का शासक होता है वो हिंदू राजा जयपाल होता है दोस्तों। क्या नाम बताओगे? जयपाल। अब जयपाल का सामना मोहम्मद गजनवी से होता है और दोस्तों मोहम्मद गजनवी का सामना नहीं कर पाता है और इस युद्ध में जयपाल की हार हो जाती है और जयपाल अपनी हार सहन न करने के कारण अपनी आत्महत्या कर लेता है दोस्तों। क्या नाम बताओगे? पंजाब का शासक जयपाल था और जयपाल की हत्या हो जाती है दोस्तों। अब 1001 ईस्वी के बाद जो अगला आक्रमण होता है दोस्तों 1008 ईस्वी में नगरकोट पर किया जाता है। नगरकोट, अब नगरकोट जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। अब नगरकोट पर आक्रमण करने का भी इनका यही उद्देश्य था क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा सोने की मूर्तियां, सुंदर सुंदर मूर्तियां थी और उनको लूटने ही इनका मुख्य उद्देश्य था। अब 1008 के बाद आता है 1009 व 1014। 1009 व 1014 में भारत में एक जगह पड़ती है थानेश्वर जो कि वर्तमान में हरियाणा में पड़ती है। अब 1009 और 1014 में दो बार आक्रमण किए थानेश्वर पर दोस्तों। और यहां से ही दोस्तों महमूद गजनवी चक्र स्वामी की मूर्ति लेकर अपने देश महमूद गजनवी वापिस लौट जाता है दोस्तों। अब 1014 के बाद महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध व सबसे चर्चित आक्रमण आता है 1025 में सोमनाथ का मंदिर पर दोस्तों। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया 1025 में और सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है। अब जैसे ही महमूद गजनवी को सोमनाथ के मंदिर के बारे में पता लगा कि वहां पर बहुत ही बड़ी सी शिवलिंग है और उसको हड़पने के लिए महमूद गजनवी भारत में आक्रमण करता है और यहाँ पर बहुत सारा धन लूट कर ले जाता है। लगभग यहाँ से 20 लाख दिनार सोने की मोहरें लेकर जाता है और भारत के लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु कर देता है। अब मृत्यु करने के बाद अब इसको
मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये बहुत ही कट्टर शासक था हिंदुओं के प्रति। जब भी हिंदुओं को देखता था तो इसके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती थी। हिंदू लोग दोस्तों भगवान की मूर्ति की पूजा करते थे और ये अपने साथ उस मूर्ति को अपने देश में ले गए और उस मूर्ति को तुड़वाकर मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर लगवा दिया दोस्तों, क्योंकि हिंदुओं में जो भगवान की मूर्ति होती थी उसके ऊपर मत्था सर रखा जाता था, लेकिन मुसलमान लोग जब मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर चढ़ते थे तो उनके पैर लगते थे दोस्तों। और एक हिस्सा तो मक्का और मदीना में लगवा दिया और दूसरा जो हिस्सा था मूर्तियों का उसको कसाईयों के हाथों में सौंप दिया और कहा कि इसमें तुम अपना मांस तोला करो। ऐसे करते करते बहुत ही कट्टर शासक बन गया था। अब 1025 के बाद दोस्तों 1027 में जाटों के साथ आक्रमण होता, युद्ध होता है। अब युद्ध होने का कारण क्या था 1027 में जाटों के साथ, कि जाटों को जब महमूद गजनवी ने जब 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और यहाँ से बहुत सारा धन लूटा, तो इस बात का पता जाटों को लगा और जाटों ने सोचा कि क्यों न हमारा धन वापस लिया जाए। इस उद्देश्य से जाटों ने महमूद गजनवी के ऊपर दोस्तों आक्रमण कर दिया और थोड़ा बहुत धन अपने पास बचा पाए और महमूद गजनवी अपने साथ ले गया। अब जाटों के साथ दुश्मनी हो गई दोस्तों महमूद गजनवी की। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी का सामना जाटों ने किया था और कुछ धन उनसे छीन भी लिया था। अब इस बात का बदला लेने के लिए दोस्तों महमूद गजनवी भारत आता है। कब? 1027 में फिर से आक्रमण होता है जाटों और महमूद गजनवी के बीच और इसमें महमूद गजनवी की जीत होती है, हार होती है जाटों की। क्यों होती? हार का कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि जाटों को इस बात का भी पता नहीं था कि महमूद गजनवी दोबारा भारत पर आक्रमण कर सकता है और जाट बिना तैयारी के ही लड़े थे। इस कारण महमूद गजनवी की सेना भी बड़ी थी। अब बड़ी सेना होने के कारण भी जाटों को हार का सामना करना पड़ा। तो 1027 में आक्रमण हुआ खोखरोया, ब्रैकेट में जाट लिख सकते हो दोस्तों, खोखरोया व मोहम्मद महमूद गजनवी के बीच और दोस्तों इसमें महमूद गजनवी की जीत हो जाती है। अब 1027 के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है मलेरिया रोग से हो जाती है दोस्तों। कैसे हो जाती है? मलेरिया रोग से दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक भी दोस्तों किसको बताओगे? महमूद गजनवी को कहा जाता है सुल्तान की पहली उपाधि धारण करने वाला। बगदाद के खलीफाओं से इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और इनके दरबार में ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहते थे 4। उनके नाम इस प्रकार है दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। मिटा दे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो। दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार में 4 इतिहासकार रहते थे। उनके नाम इस प्रकार है। पहला जो था उसका नाम है दोस्तों फर्रुखी। दूसरा जो नाम है उसका उत्बी। जो तीसरा इतिहासकार है दोस्तों उसका नाम है फिरदौसी और जो चौथा इतिहासकार है दोस्तों उसका नाम है अलबरूनी। अलबरूनी। तो दोस्तों ये महमूद गजनवी के दरबार में 4 इतिहासकार थे। अब इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी जाती है? कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि अलबरूनी के द्वारा
कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो अल-बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों अल-बरूनी के द्वारा। और फिरदौसी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी शाहनामा। फिरदौसी के द्वारा किसकी पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों? शाहनामा पुस्तक लिखी गई थी। और अगली जो उत्बी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है किताबुल यामिनी। किताब उल यामिनी। अब इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। और महमूद गजनवी का जो प्रसिद्ध दरबारी कवि होता था वो भी कौन सा दोस्तों? उत्बी होता था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में मिलेंगे महमूद गौरी के साथ दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।